मई 31, 2006 स्टॉकहोम, स्वीडन। डेटा सेंटर के बाहर सन्नाटा था, लेकिन अंदर एक कोने में कुछ सर्वर रखे थे जो तेजी से ब्लिंक कर रहे थे। ये मशीन पूरी दुनिया के 25 मिलियन लोगों का ट्रैफिक हैंडल कर रही थी। ये सिर्फ सर्वर नहीं था, ये दुनिया के सबसे बड़े पायरेसी एम्पायर का हर्ट था। और सुबह के 5:47 पर वो दिल धड़कना बंद हो गया। 53 आर्म्ड पुलिस ऑफिसर ने बिल्डिंग पर धावा बोल दिया। ये स्वीडन की हिस्ट्री का सबसे बड़ा पुलिस ऑपरेशन था। दोपहर तक सब खत्म हो गया। सर्वर गायब, केबल्स कट कर दिए गए। लॉस एंजलिस में हॉलीवुड के एग्जीक्यूटिव शैंपेन खोल रहे थे। वॉशिंगटन डीसी में पॉलिटिशियंस जश्न मना रहे थे। उन्होंने फाइनली द पायरेट बे को ख़त्म कर दिया था, लेकिन उनसे एक गलती हो गई। उन्होंने सोचा इंटरनेट एक फिजिकल जगह है। उन्हें लगा अगर वो बॉक्स उठा ले जाएंगे तो पायरेट बे भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन 72 घंटे बाद साइट वापस ऑनलाइन आ गई और उनका लोगो एक पायरेट शिप हॉलीवुड पर कैनन बॉल्स फायर करता हुआ। ये कहानी 3 स्वीडिश हैकर की है जिन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई जिसे मारा नहीं जा सकता था। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट, ये कहानी उस जीनियस दिमाग की, एक ऐसा लड़का जिसने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज को हराया, इंटरपोल से छुपकर कंबोडिया के जंगल में रहा और आखिर में उस पर स्कैंडिनेवियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा साइबर हाइस्ट करने का इल्जाम लगा। गॉटफ्रीड स्वार्थहोम। दो 2001 में गॉटफ्रीड बस एक 19 साल का लड़का था। इंटरनेट की दुनिया में उसका नाम था अनाकाटा, जो दुनिया को बॉर्डर्स या लॉज में नहीं, सिस्टम और एक्सप्लॉइट्स में देखता था। उसने अपने बेडरूम के नीचे एक सर्वर लगाया हुआ था जो तार के जाल में फंसा था। ये शुरू में बस एक साइड प्रोजेक्ट था। गॉटफ्रीड और उसके दोस्त फ्रेडरिक नीजी एंड पीटर संडे एक फाइल शेयरिंग ट्रैकर बनाना चाहते थे। नैपस्टर और काजा जैसा नहीं, उससे बेहतर। उन्होंने इसका नाम रखा द पायरेट बे। उनका मिशन सिंपल था, फ्रिक्शनलेस शेयरिंग, कोई रोक टोक नहीं, कोई सेंसरशिप नहीं, और सबसे बड़ी बात, कोई लॉग्स नहीं। गॉटफ्रीड ने कोड लिखा। उसने एक कस्टम ट्रैकर बनाया जिसका नाम था हाइपरक्यूब। जब बाकी साइट्स हेवी ट्रैफिक से क्रैश हो जाती थी, गॉटफ्रीड का कोड चलता रहता था, क्योंकि वो फाइल्स स्टोर नहीं करता था। वो बस लोगों को बताता था कि फाइल कहाँ मिलेगी। वो एक वॉल्ट नहीं था, वो एक मैप था। 2004 आते आते जो चीज़ एक साइड प्रोजेक्ट के जैसे शुरू हुई थी, अब वहाँ डेली ट्रैफिक मिलियन में आने लगी। वो टेराबाइट्स ऑफ डेटा मूव कर रहे थे। लिनक्स सॉफ्टवेयर से लेकर के हॉलीवुड की बड़ी बड़ी मूवीज़ तक ट्रैफिक इतना बढ़ गया कि बैंडविड्थ का बिल किसी फ़ोन नंबर जैसा दिखने लगा। उन्हें एक सेफ जगह चाहिए था, तो गॉटफ्रीड और फ्रेडरिक ने PRQ नाम की कंपनी बनाई, एक बुलेट प्रूफ होस्टिंग कंपनी। उनका मोटो था, हम कुछ भी होस्ट करेंगे, पॉलिटिकल ब्लॉग्स, विकीलीक्स, पायरेसी साइट्स, और हम कोई सवाल नहीं पूछेंगे। आमतौर पर जब कोई $multi-billion कंपनी आपको लीगल नोटिस भेजती है तो आप डर जाते हैं, आप लॉयर को कॉल करते हैं, आप साइट बंद कर देते हैं। लेकिन पायरेट बे नहीं। उन्होंने उन लेटर का प्रिंट आउट निकालकर वॉल पर ट्रॉफी की तरह उन्हें सजाया करते थे। 2004 में ड्रीमवर्क्स के लॉयर ने उन्हें श्रेक मूवी हटाने का नोटिस भेजा। गॉटफ्रीड का रिप्लाई, आज इंटरनेट फोकलोर बन चुका है। उसने कोई लीगल भाषा यूज़ नहीं की, उसने माफ़ी नहीं मांगी। उसने लिखा, स्वीडन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कोई स्टेट नहीं है। स्वीडन नॉर्दर्न यूरोप का एक देश है। शायद तुम्हें अब तक ये समझ आ गया होगा कि US के लॉज यहाँ काम नहीं करते। हमारी और हमारे लॉयर्स की ये राय है कि तुम लोग बेवकूफ़ हो। लेकिन हॉलीवुड जब भी उन पर केस करता, पायरेट बे को न्यूज़ चैनल पर फ्री की एडवर्टीजमेंट मिल जाती। ट्रैफिक 3 गुना हो गया। साइक एक हाइड्रा बन चुकी थी, एक सर काटो तो 2 निकल आते। 2006 आते आते मोशन पिक्चर एसोसिएशन ऑफ अमेरिका का सब्र टूट गया। वो सिर्फ पैसा नहीं हार रहे थे,
वो कंट्रोल हार रहे थे। उन्होंने यूएस गवर्नमेंट पर प्रेशर डाला और यूएस ने स्वीडन पर। स्वीडन को साफ कह दिया गया, या पायरेट्स वे को बंद करो या हम तुम्हारे साथ ट्रेड करना बंद कर देंगे। स्वीडिश पुलिस, जो इंटरनेट मामलों में यूजुअली दखल नहीं देती थी, उन्हें एक्शन लेना पड़ा और 31 मई को वो रेड हुई। लेकिन गॉडफ्रिड और फ्रेडरिक पैरानॉइड थे। उन्होंने इस सिचुएशन के लिए पहले से तैयारी कर रखी थी। जब पुलिस सर्वर को उठाकर बिल्डिंग से बाहर ले जा रही थी, उन्हें ये पता नहीं था कि वो सिर्फ एक खाली लोहे का डब्बा ले जा रहे हैं। असली डेटा, यूज़र डेटाबेस, टोरेंट फाइल्स, ट्रैकर कोड सब वहाँ से जा चुका था। गॉडफ्रिड ने बैकअप इनक्रिप्ट करके नीदरलैंड्स के सर्वर पर भेज दिया था। जब पीटर संडे प्रेस के सामने आया, वो मुस्कुरा रहा था। उसने जर्नलिस्ट से कहा, हमें चिंता नहीं है, हम बस इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा कर रहे हैं। सिर्फ 3 दिन के अंदर डीएनएस राउट बदल दिए गए, बैकअप रीस्टोर किया गया और पायरेट वे वापस ऑनलाइन आ गया। वो रेड जो उन्हें ख़त्म करने के लिए की गई थी, उसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि पायरेट वे इनविंसिबल है। पुलिस ने हार्डवेयर तो सीज कर लिया, लेकिन वो उस कोड टेक्नोलॉजी को पकड़ नहीं पाए। ताकत काम नहीं आई तो सिस्टम ने कोर्ट का सहारा लिया। 2009 में स्पेक्टिकल ट्रायल शुरू हुआ। प्रोसिक्यूशन ने उन्हें एक क्रिमिनल गैंग बताया जो लोगों की मेहनत चुराकर मिलियंस कमा रहा था। डिफेंस ने कहा कि वो सिर्फ एक सर्च इंजन है, गूगल की तरह। वो फाइल्स अपने पास नहीं रखता, वो बस रास्ता दिखाता है। ये ट्रायल किसी कॉमेडी शो से कम नहीं थी। प्रोसिक्यूटर को टेक्नोलॉजी का ABCD भी नहीं पता था। एक पॉइंट पर प्रोसिक्यूटर बिटटोरेंट समझाने की कोशिश कर रहा था और इतना गलत बोल गया कि गॉडफ्रिड, जो खुद एक्यूज्ड था, उसने खड़े होकर प्रोसिक्यूटर को करेक्ट किया। लेकिन कानून अंधा होता है और उसे टेक्नोलॉजी समझने की ज़रूरत नहीं होती। सज़ा सुनाने के लिए गिल्टी, 1 साल की जेल और 30 मिलियन स्वीडिश क्रोना का जुर्माना, लगभग $3.6 मिलियन। जब अपील हियरिंग का वक्त आया, गॉडफ्रिड कोर्ट नहीं पहुंचा। पहले उसने कहा कि वो बीमार है, फिर कहा फ्लाइट नहीं मिली, और फिर सन्नाटा। पता चला कि वो कंबोडिया भाग गया है। कंबोडिया क्यों? क्योंकि वहाँ इंटरनेट सस्ता था, और सबसे बड़ी बात, स्वीडन के साथ उनकी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं थी। गॉडफ्रिड वहाँ मेकोंग रिवर के किनारे एक अपार्टमेंट में रहने लगा। वो एक साइबरपंक लाइफ जी रहा था। कोई देश नहीं, कोई आइडेंटिटी नहीं, बस एक इनक्रिप्टेड कनेक्शन। लेकिन एग्जाइल इंसान को बदल देती है। पायरेट बे अब ऑटो पायलट मोड पर चल रहा था। साइट को अब उसकी ज़रूरत नहीं थी। गॉडफ्रिड बोर होने लगा था। वो अकेला था। यहाँ से कहानी बदलती है। यहाँ कॉपीराइट एक्टिविस्ट बदल गया एक ब्लैक हैट हैकर में। इन्वेस्टिगेटर को गॉडफ्रिड के IP एड्रेस से ऐसे निशान मिले जो लॉजिका तक जाते थे, वो कंपनी जो स्वीडन के टैक्स रजिस्ट्री मैनेज करती थी। कोई वहाँ से हज़ारों स्वीडिश सिटीजन के पर्सनल IDs चुरा रहा था। फिर हमला हुआ नॉर्डिया बैंक पर। पैसे ट्रांसफ़र करने की कोशिश, फर्जी अकाउंट्स बनाने की कोशिश। स्वीडिश अथॉरिटीज़ हिल गई थी। ये अब मूवीज़ डाउनलोड करने की बात नहीं रह गई थी। ये स्वीडन के फाइनेंशियल सिस्टम पर हमला था। कंबोडिया की सेफ्टी बस एक धोखा थी। पॉलिटिक्स हमेशा ट्रीटी से बड़ी होती है। स्वीडन ने कंबोडिया को एड मनी देने का वादा किया और बदले में कंबोडिया ने उन्हें गॉडफ्रिड दे दिया। 30 अगस्त 2012 देर रात पुलिस फोर्स ने नॉमपेन के अपार्टमेंट का दरवाज़ा तोड़ दिया। उन्हें वहाँ कोई सूट बूट पहना क्रिमिनल मास्टरमाइंड नहीं मिला। उन्हें मिला एक पतला सा 27 साल का लड़का जो एनर्जी ड्रिंक्स के खाली कैंस और सिगरेट्स की राख के बीच में बैठा था। उसे तुरंत डिपोर्ट कर दिया गया। जैसे ही वो स्वीडन लैंड हुआ, अपनी पायरेट वे वाली सज़ा काटने के लिए प्रोसिक्यूटर्स ने नया धमाका कर दिया, हैकिंग और बैंक फ्रॉड के चार्जेस। गॉडफ्रिड का डिफेंस बड़ा अजीब था। उसने कहा उसका कंप्यूटर हैक हुआ था, वो खुद विक्टिम है, किसी और ने उसका कंप्यूटर रिमोट कंट्रोल करके ये क्राइम्स किए हैं ताकि गॉडफ्रिड फंस जाए। ये एक ट्रोजन हॉर्स डिफेंस था और टेक्निकली ये पॉसिबल भी था। एक्सपर्ट ने कंफर्म किया
कि उसका लैपटॉप में मालवेयर थे, लेकिन कोर्ट ने हमले की कॉम्प्लेक्सिटी देखी और गॉडफ्रिड की हिस्ट्री देखी। उन्होंने नहीं माना। उसे 2 साल की सज़ा सुनाई गई, लेकिन बुरा वक्त अभी ख़त्म नहीं हुआ था, क्योंकि समुंदर के उस पार डेनमार्क उसका इंतज़ार कर रहा था। डेनमार्क ने अपनी हिस्ट्री का सबसे बड़ा साइबर अटैक झेला था। किसी ने CSC के मेन फ्रेम को तोड़ दिया, वो कंपनी जो दानिश गवर्नमेंट का डेटा संभालती थी। हैकर्स 6 महीने तक सिस्टम के अंदर घूमते रहे। उन्होंने पुलिस रिकॉर्ड्स चुराए, उन्होंने सोशल सिक्योरिटी नंबर्स चुराए, उन्होंने सेंशन इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी पूरे यूरोप की क्रिमिनल लिस्ट को एक्सेस किया। ये नेशनल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा ब्रीच था। दानिश पुलिस ने इन हमलों को ट्रेस किया चैट लॉग्स तक, एक यूज़र तक जिसका नाम था अनाकाटा। जैसे ही गॉडफ्रिड ने स्वीडन में अपनी सज़ा पूरी की, उसे डेनमार्क एक्स्ट्राडाइट कर दिया गया। उन्होंने उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया। महीनों तक वो एक छोटी सी सेल में बंद रहा, दुनिया से कटा हुआ, जैसे कोई टेररिस्ट हो। 2014 का ट्रायल बहुत ब्रूटल था। सबूत साफ थे, चोरी किया हुआ डेटा उसके हार्ड ड्राइव पर मिला, चैट लॉग्स मिले, उसका स्टाइल मिला। गॉडफ्रिड ने वही पुरानी कहानी सुनाई कि मैं इनोसेंट हूँ, मुझे फ्रेम किया गया है। दानिश कोर्ट ने उसे गुनहगार पाया। 3.5 साल की जेल, उस वक्त तक दानिश हिस्ट्री में हैकिंग के लिए दी गई सबसे बड़ी सज़ा। वो लड़का जो बस बिना बफरिंग के फाइल्स शेयर करना चाहता था, अब 2 देशों के कन्विक्टेड फेलोन बन चुका था। सितंबर 2015 में गॉडफ्रिड स्वार्थहोम आज़ाद हुआ। वो 3 साल से ज़्यादा जेल में रहा था। जब रिपोर्टर्स ने उनकी माँ से पूछा कि अब वो क्या करेगा, तो उन्होंने बस इतना कहा, वो बस वापस कीबोर्ड के पास बैठना चाहता है। गॉडफ्रिड हार गया। उसने अपनी आज़ादी खो दी, अपनी एनोनिमिटी खो दी। पायरेट बे आज भी ऑनलाइन है। रेड्स के बाद, लॉसूट्स के बाद, FBI और MPAA के मिलियंस डॉलर खर्च करने के बाद भी वो साइट वहीं खड़ी है, क्योंकि गॉडफ्रिड ने उसे सरवाइव करने के लिए डिज़ाइन किया था। उसने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसे उसकी खुद की ज़रूरत नहीं थी। 2012 में द पायरेट बे ने मैग्नेट लिंक्स यूज़ करना शुरू कर दिया। पूरा डेटाबेस, मिलियंस ऑफ लिंक्स, इतना छोटा हो गया कि वो एक USB ड्राइव पे आ सकता था। गॉडफ्रिड स्वार्थहोम ने दुनिया में एक ऐसा सबक सिखाया जो गवर्नमेंट आज तक भूल नहीं पाई है। 2006 की वो रेड जो पायरेट बे की मौत होनी चाहिए थी, लेकिन वो एक इवोल्यूशन बन गई। उसने इंटरनेट को और ज़्यादा डिसेंट्रलाइज बना दिया। गॉडफ्रिड ने अपनी सज़ा काट ली, लेकिन जो कोड उसने अपने बेड के नीचे लिखा था, उसने दुनिया बदल दी। जहाज आज भी चल रहा है और कैनन आज भी फायर हो रहे हैं। अगर आपको डिजिटल अंडरवर्ल्ड की ये कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें कोड ऑफ क्राइम को। हम मिलेंगे अगले ब्रीच में, तब तक के लिए स्टे हिडन।